13 जुलाई 2025, वही तारीख जिसने राजस्थान की तपती गर्मी के बीच एक ऐसी खबर को जन्म दिया जिसने पूरे देश के संत समाज और करोड़ों आस्थावान लोगों के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। ये केवल एक दुखद अंत की कहानी नहीं है, ये एक बंद कमरे की कहानी है, एक खुफिया निगरानी की कहानी, एक रहस्यमयी मेडिकल बैग की कहानी और उस इंस्टाग्राम पोस्ट की कहानी जो किसी शख्स ने दुनिया से विदा होने के 3 घंटे बाद किया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति इस संसार को अलविदा कह चुका हो, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके हों, लेकिन उसकी यादें या शायद कोई और सोशल मीडिया पर आकर उसकी कहानी सुना रहा हो? सुनने में यह किसी फिल्म की रहस्यमयी पटकथा जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है राजस्थान की उस मशहूर कथावाचक की जिन्हें दुनिया साध्वी प्रेम बायसा के नाम से जानती थी। हम अक्सर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन यहां तो दीवारों की नजरें थीं। एक ऐसी नजर जो 24 घंटे उस निजी कक्ष पर टिकी रहती थी जहां साध्वी विश्राम करती थी, और उसी नजर यानी उस निगरानी कैमरे ने एक ऐसा क्षण कैद कर लिया जिसने उनकी जिंदगी में एक मानसिक तूफान खड़ा कर दिया। यह मामला इतना उलझा हुआ है कि पुलिस भी हर पहलू को समझने में जुटी हुई है। क्या यह भावनाओं में बहकर उठाया गया कोई कदम था, या फिर यह एक सोची समझी साजिश जिसमें विश्वास का ही फायदा उठाया गया? आज की इस कहानी में हम उस रहस्य की परतें एक एक कर खोलेंगे जो भगवा वस्त्रों के पीछे छुपी निजी जिंदगी में दबा हुआ था। हम बताएंगे कि कैसे एक वीडियो ने एक हंसती खेलती जिंदगी को अचानक गंभीर मोड़ पर ला खड़ा किया, और सबसे बड़ा सवाल, वह शख्स कौन था जो मेडिकल बैग लेकर कमरे में दाखिल हुआ, एक प्रक्रिया को अंजाम दिया और फिर जैसे हवा में गायब हो गया। और आखिर क्यों एक खामोश हो चुकी आवाज इंस्टाग्राम पर अपनी सफाई दे रही थी? धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में जो आप सुनेंगे वह इस पूरे मामले की गहराई का एहसास कराएगा। दोस्तों, राजस्थान की वह पावन धरा जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है, उसी मिट्टी से निकली थी एक नन्ही सी बच्ची जिसने मात्र 10 वर्ष की उम्र में वह सपना देख लिया था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी देखने का साहस नहीं करते। प्रेम बायसा, एक ऐसा नाम जो मारवाड़ के घर घर में सम्मान से लिया जाने लगा था। बहुत कम उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को अपना लिया था। उनकी वाणी में एक अलग ही ओज था, एक ऐसी मिठास थी कि जब वे कथा सुनाती तो हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहती। लोग उनमें श्रद्धा का स्वरूप देखते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे। रील दर रील उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहा जाता है ना, जब आप शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके विरुद्ध होने लगती हैं, या फिर अतीत के कुछ पन्ने हवा के झोंके से ऐसे खुल जाते हैं कि वर्तमान बिखरने लगता है। साध्वी प्रेम बायसा का जीवन बाहर से जितना शांत और आध्यात्मिक प्रतीत होता था, भीतर ही भीतर एक मानसिक द्वंद्व आकार ले रहा था। उस द्वंद्व की शुरुआत साल 2021 में हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सामने आया 2025 में। यह कहानी विश्वास और परिस्थितियों की ऐसी दास्तान है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन के बीच संतुलन आखिर कितना जरूरी है। आश्रम में सब कुछ सामान्य दिखता था। भक्त आते, सम्मान प्रकट करते और लौट जाते। लेकिन उसी आश्रम की चारदीवारी के भीतर, उस निजी कक्ष में जहां साध्वी निवास करती थीं, कुछ ऐसा घटित हुआ जो आगे चलकर चर्चा का विषय बन गया। साध्वी प्रेम बायसा के जीवन में एक व्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, वीरमनाथ। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्हें साध्वी का गुरु माना जाता था। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े वाली परंपरा में पली बड़ी साध्वी वीरमनाथ को पिता तुल्य मानती थी। अपना मार्गदर्शक, अपना संरक्षक, वीरमनाथ ने ही उन्हें कथा वाचन की बारीकियां सिखाई थीं, समाज में व्यवहार करना सिखाया था। भक्तों की नजर में उनका संबंध एक पिता पुत्री जैसा पवित्र और गुरु शिष्य जैसा मर्यादित था। लेकिन क्या कैमरे में कैद तस्वीरें इस रिश्ते की कोई अलग ही भावुक व्याख्या कर रही थीं, या बंद कमरे की वह परिस्थिति कुछ और ही कहानी कह रही थी? अब चलते हैं उस तारीख की ओर जिसने इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी। 8 जनवरी 2021। स्थान, साध्वी का निजी विश्राम कक्ष। मौसम, सर्दी का। कमरे में साध्वी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। संभवतः तबीयत ठीक नहीं थी, या शायद वह विश्राम कर रही थीं। उनके अलावा कमरे में एक महिला भी थी जो उनकी सहायिका प्रतीत होती थी। वह कभी सामान व्यवस्थित करती, कभी कमरे की व्यवस्था देखती। तभी दरवाजा खुलता है, दिते और प्रवेश करते हैं वीरमनाथ। भगवा वस्त्र, सिर पर साफा, चेहरे पर एक अलग सा भाव। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कमरे में एक निगरानी कैमरा लगा हुआ था। क्यों? सुरक्षा कारणों से, या किसी ने जानबूझकर
उस कमरे की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से उसे लगाया था? यह प्रश्न आज भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैमरा चालू था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। वीरमनाथ साध्वी के पास आते हैं। वह लेटी हुई थीं। वह उनके करीब झुकते हैं और यहीं से वह दृश्य आरंभ होता है जिसने बाद में सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। वीरमनाथ बेहद करीब दिखाई देते हैं। उनके हाव भाव में एक आत्मीयता झलक रही थी जो पारंपरिक गुरु शिष्य दूरी से अलग प्रतीत हो रही थी। इसके बाद साध्वी उठकर बैठ जाती हैं और जो दृश्य सामने आता है वह कई लोगों के लिए समझ से परे था। साध्वी अत्यधिक भावुक अवस्था में वीरमनाथ का सहारा लेती नजर आती हैं। वह एक गहरा, निजी और संवेदनशील क्षण था। वीरमनाथ उन्हें सांत्वना देते दिखाई देते हैं। फ्रेम द फ्रेम, हर सेकंड उनकी भावनात्मक स्थिति रिकॉर्ड होती रही। कमरे में मौजूद तीसरी महिला, वह सहायिका, सब देख रही थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो यह सब सामान्य हो, या शायद वह भी परिस्थिति को समझ नहीं पाई। यह वीडियो 2021 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उस समय सार्वजनिक नहीं हुआ। वह एक छिपा हुआ राज बनकर किसी की हार्ड ड्राइव, किसी के मोबाइल में कैद रह गया। समय बीतता गया। 2022 आया, 2023 गुजरा, 2024 भी निकल गया। साध्वी की प्रसिद्धि बढ़ती रही, वह मंचों पर जाती रहीं, कथाएं सुनाती रहीं, लेकिन उन्हें यह आभास तक नहीं था कि अतीत का एक वीडियो उनकी मानसिक शांति को भंग करने वाला है। फिर आया 2025 और 13 जुलाई 2025 को अचानक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वह वीडियो वायरल होने लगा। कैप्शन था, साध्वी प्रेम बायसा से जुड़ा वीडियो। देखते ही देखते वीडियो फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह चर्चा उसी की थी। लोग स्तब्ध थे। जो साध्वी मंच से संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थीं, वह एक पुरुष के साथ एकांत में भावुक क्षणों में दिखाई दे रही थीं। समाज में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। किसी ने इसे वात्सल्य बताया, किसी ने मर्यादा के विरुद्ध आचरण। आस्था पर प्रश्न उठने लगे, भावनाएं आहत होने लगीं और सबसे गहरा आघात स्वयं साध्वी को लगा। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। मीडिया जुट गया। सवाल गंभीर थे, आरोप उनके आचरण पर थे। साध्वी सामने आईं, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, यह वीडियो संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया गया है। वह मेरे पिता तुल्य गुरु हैं। उस समय मैं गहरे अवसाद में थी, मानसिक रूप से अत्यंत परेशान थी। मैं रो रही थी। मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मुझे शांत कराने और संभालने के लिए सहारा दिया, जैसे एक पिता अपनी बेटी को देता है। इसमें कोई अनुचित भावना नहीं थी, केवल वात्सल्य और सुरक्षा का भाव था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जो मेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, हमारी संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी सच्चाई सिद्ध करूंगी। उनकी वाणी में पीड़ा थी। वह बार बार इसे साजिश और षड्यंत्र बता रही थीं। लेकिन प्रश्न यह था, आखिर वह लोग कौन थे जिन्होंने 3 वर्षों तक इस वीडियो को संभाल कर रखा और फिर अचानक वायरल कर दिया? यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है। जांच में जो नाम सामने आए वे चौंकाने वाले थे। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, कोई अनजान चेहरा नहीं, बल्कि वही लोग जो उनके आसपास रहते थे, जिन पर शायद वह भरोसा करती थीं। पुलिस जांच में नाम आया, जोगाराम, उसकी पत्नी कृष्णा और उनका ड्राइवर रमेश। आश्रम में उनका आना जाना था। कहानी के अनुसार यह वीडियो 2021 में ही उनके संज्ञान में आ गया था। सोचिए, 3 साल तक कथित तौर पर साध्वी को इस वीडियो के नाम पर मानसिक दबाव में रखा गया। आरोप है कि उन्हें धमकी दी जाती थी, हमारी बात मानो वरना वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारी छवि प्रभावित होगी। साध्वी अत्यधिक तनाव में रहने लगी थीं। वह खुलकर किसी से कह नहीं पा रही थीं। सम्मान का भय, समाज का डर, लोकलाज, सब उन्हें भीतर से तोड़ रहे थे। दबाव का यह खेल लाखों रुपए के लेन देन तक पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार वीडियो डिलीट करने के नाम पर बड़ी रकम की मांग की गई थी। संभव है साध्वी ने स्थिति संभालने का प्रयास किया हो, संभव है उन्होंने इनकार कर दिया हो, लेकिन दबाव बढ़ता गया। मानसिक व्यथा गहरी होती गई और जब मांगें पूरी नहीं हुई या जब उन्हें लगा कि अब आगे बात नहीं बनेगी, तब वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। स्वास्थ्य गिरने लगा। वह एकांत में रहने लगी। समाज की प्रतिक्रियाएं उन्हें भीतर तक आहत कर रही थीं। जो लोग कल तक सम्मान करते थे, वही आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर कठोर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कोई आलोचना कर रहा था, कोई निराश था। मानसिक आघात अब असहनीय होता जा रहा था। और फिर आई वह दुखद घड़ी जब साध्वी की रहस्यमयी मृत्यु की घटना सामने आई। तारीख और समय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? इसके बजाय एक ऐसे व्यक्ति को फोन किया गया जिसे पहले किसी अस्पताल में सहायक या नर्सिंग का अनुभव था। वह व्यक्ति साध्वी को जानता था। वह आता है, उसके हाथ में एक बैग था और वह सीधे साध्वी के कमरे में प्रवेश करता है। वहां आखिर क्या उपचार हुआ, यह आज भी किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता। इतना जरूर कहा गया कि उस शख्स ने साध्वी को एक दवा दी, इंजेक्शन के माध्यम से। दावा यह किया गया कि इससे उन्हें राहत मिलेगी, उनकी बेचैनी कम होगी और उन्हें विश्राम करने में सहायता मिलेगी। लेकिन जैसे ही वह प्रक्रिया पूरी हुई, स्थिति बिल्कुल उलट गई। राहत मिलने के बजाय साध्वी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जो उस समय आश्रम में मौजूद थे, इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों के भीतर उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा। उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होती दिखाई दी। ये कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक गंभीर संकट का स्पष्ट संकेत था। अचानक घबराहट फैल गई। जो लोग अब तक शायद स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे थे, अब भयभीत हो उठे। जल्दबाजी में साध्वी को वाहन में बैठाया गया और अस्पताल की ओर रवाना किया गया। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही स्वीकार था, या परिस्थितियां इतनी जटिल हो चुकी थीं कि वापसी का कोई मार्ग बचा ही नहीं था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही, या शायद वहां पहुंचते पहुंचते, साध्वी प्रेम बायसा ने अंतिम सांस ले ली। डॉक्टरों ने उन्हें पुनर्जीवित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आवाज जो लाखों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती थी, सदा के लिए मौन हो गई। और यहीं से कहानी एक अत्यंत रहस्यमयी मोड़ लेती है। साध्वी का देहांत हो चुका था। यह खबर आग की तरह फैल गई। साध्वी प्रेम बायसा नहीं रही। भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अस्पताल पहुंची, औपचारिकताएं शुरू हुईं, जांच की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। लेकिन ठीक उसी समय जब लोग इस समाचार को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, साध्वी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक नई पोस्ट अपलोड होती है। जी हां, दुनिया से विदा होने के लगभग 3 घंटे बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसे मृत घोषित किया जा चुका था, वह पोस्ट कैसे कर सकता है? उस पोस्ट में एक तस्वीर थी और साथ में एक लंबा कैप्शन। हर पंक्ति किसी असाधारण परिस्थिति की ओर संकेत कर रही थी। उसमें लिखा था, मैंने अपने जीवन का हर क्षण धर्म के प्रचार में लगाया। इस संसार में मानवता और धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं, लेकिन आज मुझे एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। आगे लिखा था, कुछ लोगों ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश की। मेरे और मेरे पिता तुल्य गुरु के पवित्र संबंध को गलत रंग दिया गया। मैंने पुलिस से शिकायत की, समाज से गुहार लगाई, लेकिन मुझे न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। शायद अब अपनी सच्चाई सिद्ध करने का कोई और मार्ग शेष नहीं है। मेरा यह अंतिम निर्णय ही मेरी निर्दोषता की गवाही बनेगा। ये शब्द किसी अंतिम संदेश जैसे प्रतीत हो रहे थे। लेकिन प्रश्न वही, इसे पोस्ट किसने किया? क्या साध्वी ने पहले से इसे शेड्यूल किया था? क्या उन्हें अंदेशा था कि आगे क्या होने वाला है? यदि उन्होंने स्वयं कोई कदम उठाया था, तो फिर अस्पताल ले जाने की वह अफरा तफरी क्यों? और यदि यह किसी साजिश का हिस्सा था, तो साजिशकर्ता ने यह पोस्ट क्यों डाला? क्या इसे एक विशेष दिशा देने के लिए, ताकि वास्तविक कारण छिप जाए? यह अब पुलिस के लिए एक जटिल पहेली बन चुका है। साइबर सेल उस डिजिटल फुटप्रिंट को खंगाल रही है जहां से पोस्ट अपलोड हुआ। क्या किसी और के पास उनके अकाउंट की पहुंच थी, या फिर साध्वी ने सचमुच अपना समय तय कर लिया था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश तेज कर दी है जिसने वह मेडिकल प्रक्रिया की थी। घटना के बाद से वह लापता है। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। आखिर वह कौन था? क्या उसे किसी ने भेजा था? क्या किसी प्रलोभन के तहत वह आया था? या वह केवल एक माध्यम था जिसे यह भी झात नहीं था कि जो दवा वह दे रहा है वह घातक सिद्ध होगी? उस दवा की शीशी का मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वही बताएगी कि साध्वी के शरीर में किस रसायन का प्रभाव था। क्या वह प्रतिबंधित दवा थी, अधिक मात्रा, या कुछ और? पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। रिकॉर्डिंग डिवाइस को कब्जे में ले लिया गया है। यह देखा जा रहा है कि उस दौरान कमरे में और कौन उपस्थित था। क्या साध्वी की सहमति थी या परिस्थिति कुछ और थी? उधर ब्लैकमेलिंग के आरोपी जोगाराम और उसके साथियों की तलाश भी तेज हो गई है। पुलिस को आशंका है कि इस मृत्यु के तार कहीं न कहीं पुराने विवाद से जुड़े हो सकते हैं। संभव है साध्वी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी हो और भयवश उनके विरुद्ध कोई योजना बनाई गई हो। या यह भी संभव है कि वह मानसिक दबाव की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जहां से लौटना संभव नहीं था। एक दृष्टिकोण यह भी सामने आ रहा है, क्या यह सब आश्रम के प्रबंधन या संपत्ति को लेकर था? साध्वी की प्रसिद्धि थी, आर्थिक सहयोग आता था। क्या कोई प्रभाव या नियंत्रण हासिल करना चाहता था?
क्या वीरमनाथ को सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए साध्वी को निशाना बनाया गया? क्योंकि वीडियो के बाद उनकी स्थिति भी प्रभावित हुई थी। साध्वी के परिजन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका दर्द स्पष्ट झलकता है। वे कह रहे हैं उनकी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसके साथ अन्याय हुआ है। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका सवाल है, यदि वीडियो पुराना था तो प्रशासन ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब साध्वी ने शिकायत की थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि समय रहते हस्तक्षेप होता तो शायद आज वह जीवित होती। सिस्टम की भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने कई बार संकेत दिया था कि उन्होंने मदद मांगी थी, फिर आरोपियों को खुला क्यों छोड़ा गया? क्या किसी प्रकार का दबाव था या मामले की गंभीरता को समझा ही नहीं गया? एक चर्चित व्यक्तित्व होने के बावजूद इतनी लापरवाही क्यों? अब बात उस परीक्षा की जिसका जिक्र साध्वी बार बार कर रही थी। इतिहास में पवित्रता सिद्ध करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आज के समय में किसी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए जीवन गंवाना पड़े, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अंत, चाहे स्वैच्छिक निर्णय हो या किसी और की साजिश, समाज के लिए एक चिंताजनक संकेत है। यह दिखाता है कि कैसे एक वीडियो, एक पोस्ट किसी की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। हम बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना संदर्भ समझे कितनी जल्दी राय बना लेते हैं। वही भीड़ जो कल तक साध्वी मां कहती थी, वीडियो आते ही आलोचक बन गए। क्या हमारा धैर्य इतना कम हो चुका है? क्या हमारी समझ इतनी सतही हो गई है कि एक दृश्य हमारी धारणा बदल दे? वीरमनाथ और साध्वी के रिश्ते की सच्चाई अब भी एक अनुत्तरित प्रश्न है। संभव है कि वह पिता पुत्री जैसा स्नेह रहा हो, लेकिन बंद कमरे की तस्वीरें सामाजिक मान्यताओं से मेल नहीं खा सकी और इसी असमंजस ने शायद एक त्रासदी को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। एक टीम लापता सहायक की तलाश में है, दूसरी विवादित नामों के पीछे, तीसरी साइबर फोरेंसिक पर कार्यरत है ताकि इंस्टाग्राम पोस्ट की सच्चाई सामने आ सके। चौथी टीम आश्रम के स्टाफ, ड्राइवर और सेवादारों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि अक्सर राज भीतर के लोगों को ही मालूम होते हैं। सीसीटीवी का एक्सेस किसके पास था? फुटेज किसने निकाली? ये सुराग शायद आश्रम के अंदर से ही मिले। जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में दबी जुबान में चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे कर्मफल कह रहा है, कोई साजिश, लेकिन अंतिम सत्य अभी पर्दे के पीछे है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक लापता कड़ियां नहीं जुड़ती, ये मामला एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। डिकोडिंग क्राइम का यह ऐसा एपिसोड है जिसका पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल युग में निजता कितनी असुरक्षित हो गई है। एक क्लिक, एक शेयर किसी के जीवन पर भारी पड़ सकता है। साध्वी प्रेम बायसा की वास्तविक स्थिति क्या थी, मैं इसका निर्णय कानून करेगा, लेकिन जिस प्रकार उन्हें मानसिक दबाव में रखा गया, वह किसी भी जागरूक समाज के लिए चिंता का विषय है। एक ओर वे लोग हैं जिन्होंने कथित तौर पर वीडियो का दुरुपयोग किया, दूसरी ओर समाज जिसने बिना ठहराव के धारणा बना ली, और बीच में फंसी एक जिंदगी जो शायद अपनी परिस्थितियों में उलझी हुई थी। वह चिकित्सा प्रक्रिया केवल दवा की नहीं थी, वह तनाव की थी, वह भय की थी, वह लोकलाज की थी, जिसने धीरे धीरे उन्हें मौन कर दिया। अब देखना यह है, क्या राजस्थान पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या न्याय मिलेगा? क्या पर्दे के पीछे बैठा असली चेहरा कभी सामने आएगा, या यह फाइल भी समय के साथ ठंडी पड़ जाएगी? हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी, जैसे ही लापता व्यक्ति का पता चलेगा या इंस्टाग्राम पोस्ट की सच्चाई सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी छिपाया जाए, कानून की नजर से बच नहीं सकता, और सच चाहे कितना भी गहराई में दफन हो, एक दिन सामने आता ही है। तो दोस्तों, ये थी साध्वी प्रेम बायसा की रहस्यमयी मृत्यु की कहानी। आस्था, संदेह, साजिश और एक दुखद अंत की कहानी। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि तथ्यों के पीछे छिपे प्रश्नों को सामने लाना है। उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यदि आपको यह पड़ताल सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी समझ सकें कि समाज में क्या घट रहा है और सतर्क रहना क्यों आवश्यक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि जुर्म की दुनिया के हर राज और हर खबर हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और किसी भी वायरल खबर पर बिना पुष्टि भरोसा न करें, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह हर बार दिखाई नहीं देता। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।